आप सभी के अपने चैनल हाई लेवल से फिर से स्वागत है। यहाँ पे देखिए आपको इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस यहाँ पर मिल रही हैं मेरे फ्रेंड्स, जिसमें आपको लाइफ के लिए, आपके लाइफ सेंसिंग के लिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो मेरे फ्रेंड्स आपके लिए हम इतनी मेहनत करें तो आप चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ये आपका ही चैनल है, आपका ही परिवार है, हम आपकी वजह से हैं। अगर आप नहीं पढ़ते तो हम क्यों पढ़ाते। तो मेरे फ्रेंड्स ये परिवार आप ही का है, तो आप लोग इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे, क्योंकि अगर लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर लास्ट तक नहीं जुड़े रहेंगे तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हमारी औकात नहीं है कि आपको समझा सकूं मैं। तो आपको जितनी भी चीज़ें हैं सारी बातों को सुनना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको बस यही करना है कि लास्ट तक जुड़े रहना है और लास्ट में अपना फीडबैक कमेंट में दे देना कि सर हमको ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ नहीं समझ में आई। हम आपको अगली वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए पहली बात क्या करेंगे, इसमें क्या बताने वाले हैं। कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान 2022 मॉडल पेपर की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, देखिए चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर या वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन मीटर प्रति कूलम। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, इनमें कौन सा ऐसा है जो विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। चार ऑप्शन इसमें आपको मिलेंगे, न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट मीटर, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा, एम्पियर मतलब करंट प्रवाहित हो रही है, तो प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा। अगर इसको निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 × 10⁻19। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, एक चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, केवल गतिमान आवेश द्वारा, केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा, ए तथा बी दोनों द्वारा, इनमें से किसी धारा नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए तथा बी दोनों के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, μ0 एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉरेंस बल क्या है, इस पे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन आवेश, क्या, एक इलेक्ट्रॉन आवेश प्लस एक्स अक्ष की दिशा में v चाल से समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में जो y अक्ष की दिशा में है प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल का सूत्र एवं दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आप चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान आवेश है पर लगने वाला जो बल है चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यदि Q आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला जो लॉरेंज बल होगा F बराबर QVB sin थीटा होगा। बल की दिशा वेक्टर v था वेक्टर v दोनों के लंबवत होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, इसको आपको लिखना होगा। तो किसी बंद वक्र के परितः, किसके, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली वैद्युत धारा का μ0 गुना होता है, जहां μ0 निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है, अर्थात क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर v डॉट वेक्टर dl बराबर μ0 थीटा × I। ठीक, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज का नियम क्या है, तो किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित का मतलब क्या होता है, जैसे कोई परिपथ है आपका, ठीक है, अगर उसमें आप करंट प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अथवा प्रेरित धारा, यदि किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न घुमाते हैं तो वहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है आपका। ठीक है, सदैव ऐसी होती है कि वह यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है, अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा लिखिए। तो लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे किसी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, जिसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, सभी लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न की बात कर लेते हैं जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए
प्रश्न क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम लिखिए, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए शर्तों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव नियम क्या होता है आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक लेनार्ड तथा प्रभाव के संबंध में, यानी वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्किन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए। ठीक, कौन कौन से नियम दिए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम कहलाते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से नियम हैं? देखिए, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि जो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन की जो दर होती है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तीव्रता, यानी कि B आप कुछ सिंबल मान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, उत्सर्जित प्रकाश, जो उत्सर्जित प्रकाश हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, यदि कोई आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो, एक न्यूनतम मान से कम है तो कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता। यह न्यूनतम आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रकाश के किसी सतह पर, प्रकाश के किसी सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात प्रकाश के सतह पर गिरने वाले इलेक्ट्रॉन के सतह से बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चात नहीं होती, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। ठीक, तो ये कुछ प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे स्टूडेंट। आपको इन प्रश्नों को रट लेना है, पढ़ लेना है, लिख लेना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।